नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। साथियों, आज के पहले मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही कहानियों में हम यह जान पाते हैं कि आखिर अपराधी के साथ हुआ क्या, कोर्ट ने उसे क्या सज़ा दी और लोगों ने क्या कहा। आज की कहानी पूरी तरह से पूर्ण कहानी है, जिसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि वाकई में हमारे समाज में, आज के समाज में कुछ भी संभव है। ऐसी ऐसी घटनाएं जो सुनने के बाद जिस घटना पर यकीन नहीं होता है। आज एक ऐसी ही कहानी, साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के महेंद्रगढ़ की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक क्षेत्र लगता है सतनाली। सतनाली में एक परिवार के जो मुखिया रहते हैं, यानी कि एक लड़का रहता है शुभराम। शुभराम पेशे से शिक्षक रहता है। वह सतनाली के ही पास एक गांव में बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते थे। पेशे से सरकारी शिक्षक रहते हैं। अब उधर माता पिता घर पर रहते थे। अब धीरे धीरे शिक्षक की जब उम्र 25 पार होती है तो माँ बाप को लगता है कि अब बेटे की शादी कर देनी चाहिए। अब उसके माता पिता एक बेहद अच्छा रिश्ता देखते हैं। लड़की भी पेशे से शिक्षक रहती है और उसी सतनाली के पास एक नीवी पढ़ता है। वहीं वह एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने का काम करती थी, यानी कि पेशे से वो भी शिक्षिका रहती है। बेहद ही खूबसूरत लड़की, जिसका नाम बिमला रहता है। बिमला उर्फ विनोदी। अब बिमला की शादी जब शुभम से, यानी कि शुभमन से फिक्स हो जाती है तो अब दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, बातचीत भी करने लगते हैं। अब इधर शुभमन और बिमला दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। अब इधर शादी भी हो जाती है और शादी होने के बाद साथियों दोनों काफ़ी खुश थे। अब धीरे धीरे 2017 में शादी होती है और करीब 3 साल गुजर जाते हैं। इस बीच उसे 2 से 3 बच्चे भी हो जाते हैं। अब 2020 के आसपास 2016 या 17 में शादी होती है तो 2 से 3 बच्चे भी हो जाते हैं, यानी कि वो 3 बच्चों की माँ बन जाती है। और उसके बाद भी बच्चों की परवरिश करते हुए भी अब बिमला अपने स्कूल जाती थी, छात्रों को पढ़ाती भी थी। लेकिन एक दिन पढ़ाते पढ़ाते एक छात्र घर घर एक शादी पड़ती है। अब उस शादी में बिमला शामिल होने के लिए जाती है। अब बिमला का जो पहनावा था वो बेहद ही मोहक था। उस शादी में बिमला सबसे अलग दिख रही थी। और उसी शादी में एक उसी के बगल में पढ़ने वाला एक छात्र, 12वीं का छात्र, जिसका नाम मनीष रहता है। मनीष उस शादी में जब उस अध्यापक को देखता है, अध्यापिका को, तो मोहित हो जाता है। अब उस अध्यापिका के आगे पीछे घूमने लगता है और फिर उसकी सेवा सत्कार में जुट जाता है। धीरे धीरे करके वह पता करता है कि वह अध्यापिका कहाँ पढ़ाती है, कहाँ रहती है। सब कुछ जब पता चल जाता है तो अध्यापिका से अब वह बातचीत करने लगता है। बेहद ही खूबसूरत अध्यापिका, मात्र 27 से 28 साल की उम्र। और इधर मनीष उसके प्यार में पागल हो जाता है। अब इस कदर दीवाना हो जाता है, वह पूरी रात शादी में ही रहता, अपने घर नहीं जाता, अपने दोस्तों के साथ रहता। अब इधर मनीष जो है पेशे से एक जिम में काम किया करता था। दिन भर काम करता था, शाम को भी काम करता था, और जो बाकी समय रहता था पढ़ाई करता था, कोचिंग वगैरह करता था। अब धीरे धीरे अब वह मैडम का पीछा करने लगता है, बिमला का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते उसके कॉलेज जाता। उसके कॉलेज के बाहर उसे एक नज़र देखने के लिए घंटों घंटों खड़े रहता था। अब इधर जब मैडम का नाम पता चल जाता है तो कहीं से उसे सोशल मीडिया पर उसका लिंक मिल जाता है और सोशल मीडिया पर वह फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। अब इधर बिमला सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हैं एक नौजवान लड़के का। अब दोनों में धीरे धीरे हाय हेलो होता है और बातचीत बढ़ने लगती है। बातचीत बढ़ते बढ़ते मनीष उसे बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। मनीष उसे एक शादी में देखा था। मनीष के पास उसकी फ़ोटो रहती है, वो फ़ोटो भी सेंड करता है। अब बिमला लड़के की प्यारी प्यारी बातों में आ जाती है और खुद उस लड़के से बातचीत करने लगती है। अब धीरे धीरे दोनों की सोशल मीडिया पर बातचीत होते होते दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती अब इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों अब फ़ोन तक आ जाते हैं। अब फ़ोन पर भी दोनों की कई घंटों घंटों बातें होती।
इधर एक दिन जब उसका पति घर आता है, शुभमन, तो शुभमन जब घर आता है तो घर पर देखता है कि उसकी पत्नी किसी से बातें कर रही है, तो अपने काम में बिजी हो जाता है। लेकिन कई बार जब वह देखता है कि वह किसी न किसी से अक्सर बातें करती रहती है घंटों घंटों भर, तो अपनी पत्नी को रोकता टोकता है कि आखिर घंटों घंटों भर बातें क्यों करती हो, कौन है जो इससे बातें करती हो। तो बार बार बताती कि उसके छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो बताती रहती है। और कई बार पति के सामने ही पढ़ाई लिखाई की बातें करती फ़ोन पर, तो पति को शक नहीं होता था। अब शुभम राम इधर बेहद प्यार करता था अपनी पत्नी बिमला को। बिमला भी अपने पति से बेहद प्यार करती थी, साथ में 3 बच्चे भी थे। समय बीतता गया। अब इधर एक दिन मनीष से फ़ोन पर बातें कर रही थी, पति अभी घर नहीं आया था। फ़ोन पर बात कर रही थी तभी पति घर आ जाता है और बच्चे रो रहे थे। इधर शुभम अपनी पत्नी से कहता है कि फ़ोन रख दो और बच्चों की देख रेख करो, बच्चा रो रहा है। कैसी माँ हो तुम कि बच्चा रो रहा है और तुम फ़ोन पर लगी हुई हो। इस गुस्से में वो अपना फ़ोन पटक देती है, फ़ोन टूट जाता है। और फिर अगले दिन शुभम जो शिक्षक रहता है वह एक फ़ोन ला कर देता है और उसे मनाता जुनाता है। अब अपनी पत्नी को मनाता है, प्यार से बातें करता है, अगले दिन घूमने के लिए जाता है। और घूमने के बाद जब घर आता है साथियों, तो फिर इधर जो बेकरारी थी मनीष की वह काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब नए फ़ोन में सोशल मीडिया का कोई भी लिंक एक्टिव नहीं था, कोई भी फेसबुक वगैरह एक्टिव नहीं था। अब वो अपना मेल तक सिर्फ याद था, बाकी सारी चीज़ें वो पासवर्ड वगैरह भूल चुकी थी। फिर से उसी से नया फेसबुक वगैरह बनाती है। और फिर जब पति अब सामने रहता तो वह फेसबुक और व्हाट्सएप से बात करती, चैट करती, फ़ोटो वगैरह फेसबुक से शेयर होता। अब दोनों की बेकरारी बढ़ने लगती है और मैडम अब उस लड़की के लिए बेकरार थी। उस नौजवान के साथ वो समय व्यतीत करना चाहती थी। बात करते करते मनीष कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और बहुत जल्द मिलना चाहता हूँ। अब इधर बिमला भी बेकरार रहती है। एक दिन वह अपने स्कूल से जल्दी घर लौट जाती है और मनीष को फ़ोन कर बुलाती है। मनीष को लेकर उसके बाइक से वो अपने घर जाती है। घर पर वो अकेली ही थी, क्योंकि गांव में उसके सास ससुर रहते थे, वो शहर में पढ़ाती थी। पति पत्नी साथ रहते थे और एक ही क्षेत्र में आसपास पढ़ाते थे। पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद कमरे पर बैठकर बातचीत करती है। बातचीत करते करते अब बिमला मैडम इस कदर उत्सुक हो जाती हैं कि उसके सामने निर्वस्त्र हो जाती हैं, बिना कपड़ों के हो जाती हैं। और मनीष घंटों तक उसके साथ संबंध बनाता। उसके बाद जल्दी जल्दी मनीष फिर मैडम को लेकर स्कूल जाता और वहीं छोड़कर निकल जाता। अब संबंधों का दौर शुरू हो चुका था। अब इधर मनीष जब भी मन करता बातें करता और बात करते करते चोरी चोरी छुपके दोनों मिलते रहते। कभी मनीष होटलों में लेकर जाता मैडम को, तो कभी किसी कमरे पर लेकर जाता, दोस्त के कमरे पर लेकर जाता। इधर धीरे धीरे कई महीने हो जाते हैं। अब साल 2020 का आखिरी पड़ाव आने लगता है, यानी कि 15 अगस्त। अब इधर पति बार बार फ़ोन पर रोक टोक करता। अब लोग काफ़ी परेशान थे, क्योंकि अक्सर कर लोग जब भी बिमला को देखते थे तो क्लासरूम में हर जगह सिर्फ फ़ोन से बातें किया करती थी। तो कॉलेज के लोग भी परेशान थे कि आखिर मैडम किससे बातें करती हैं। कई बार रोकने टोकने के बावजूद भी मैडम गवर्नमेंट टीचर रहती हैं, फ़ोन रखना कभी सीखा ही नहीं उन्होंने, अक्सर फ़ोन कॉल पे बातें ही होती थी। इधर बच्चों का क्लास भी बंक कर वह अपना फ़ोन पर लगी रहती थी अपने प्रेमी मनीष से। और मनीष अब बेकरार होने लगता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय व्यतीत कर चुके थे। अब दोनों साथ रहना चाहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहते थे। विमला की शर्त रहती है कि तुम मेरे साथ शादी करोगे तो तीनों बच्चों को अपनाना होगा। मनीष शर्त मंजूर कर लेता है, लेकिन अब बात यही नहीं रुकती है। अब पति के रहते शादी कैसे हो सकती है। साथियों, इधर विमला अपने प्रेमी से फिर घर बुलाती है और फिर मिलने के बाद एक प्लान तैयार करती है। प्लान तैयार करने के बाद 15 अगस्त को सुबह जब उसका पति शुभमन राम बाइक से लाल रंग का हेलमेट लगाए हुए जैसे ही शहर के पास निबी गांव से कुछ दूर पहुंचता है, वैसे ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट इतना भयंकर होता है कि उसकी मौत हो जाती है। मौके पे राहगीर पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस पहुंचती है और पुलिस जाने के बाद देखती है कि काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी भी टूट चुकी थी। और इधर
उसकी मौत हो चुकी थी। अब उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लाश पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है और इधर घर वालों को फ़ोन किया जाता है कि जो अध्यापक है शुभम, उसके घर वालों को भी फ़ोन किया जाता है, परिवार वालों को। उसके परिवार में चाचा वगैरह और बहुत से लोग थे। और इधर उसकी पत्नी को भी फ़ोन किया जाता है। जैसे ही बिमला को पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुश होए या फिर रोए। अब पति की पुरानी बातों को सोचकर वह रोने लगती है, वह परेशान होने लगती है। अब इतना रोती है कि वह कई बार बेहोश हो जा रही थी, गिर जा रही थी। अब आसपास के लोग उसे काफ़ी समझाते, काफ़ी मनाते। इधर पोस्टमार्टम होता, उधर घर वाले आते, तो उस घटना स्थल पर जाते जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो कई लोगों ने बताया कि एक गाड़ी ने पीछे से धक्का मारा और उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था। बॉडी को देखने के बाद गाड़ी पर पीछे से धक्का लगा हुआ था। हेलमेट लगाने के बाद भी सर पर काफ़ी गंभीर चोटें थी। अब उसका चचेरा भाई जाता है पुलिस स्टेशन और जाकर पुलिस को बताता है कि मुझे शक है कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि जिस तरह से उसके सर पर चोट लगी हुई है, गहरी चोटें हैं। हेलमेट लगाने के बाद भी सर पर चोट कैसे लग सकती है? पुलिस इन बातों का ख्याल नहीं रखती। पुलिस अपना मामला सॉल्व करने में लगी हुई थी। फिर पुलिस पर दबाव बनता है तो पुलिस को लगता है कि शायद यह सही कह रहा है। फिर से पुलिस बॉडी के पास जाती है। पोस्टमार्टम हो चुका था। बॉडी को देखने के बाद जब डॉक्टर से रिपोर्ट ली जाती है तो पता चलता है कि किसी एक्सीडेंट से उसकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसके सर पर बेरहमी से कई बार वार किया गया था। चेहरे पर भी ईंट पत्थरों के निशान थे। अब पुलिस फौरन ही केस दायर करती है, यानी कि मामला अब काफ़ी बड़ा हो जाता है। आसपास के लोग भी पुलिस से मांग करते कि जल्द से जल्द जो भी कातिल है, जिसने भी ऐसा किया है, उसे पकड़ा जाए। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल, हत्या का केस बनाकर जांच पड़ताल तेज करती है। तभी परिवार वाले कहीं से पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज ला कर देते हैं, जिसमें एक बोलेरो गाड़ी उस अध्यापक शुभमन का पीछा करते हुए दिखाई दे रही थी। और उसके बाद जब उस बोलेरो गाड़ी का जब नंबर पुलिस पता करती है तो उसमें कई नंबर तो थे, लेकिन आखिरी के 2 डिजिट नंबर गायब थे। अब पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती है। गाड़ी किसके नाम से, कहाँ पर है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस जब हत्या का मामला सॉल्व करने चलती है तो सबसे पहले घर वालों से पूछताछ करती है, उसकी पत्नी से पूछताछ करती है। तो पत्नी बताती है कि उसे कुछ भी पता नहीं है, किसी को वो नहीं जानते, किसी से उसकी दुश्मनी भी नहीं थी। अब इधर पुलिस काफ़ी हैरान थी कि किसी की दुश्मनी भी नहीं थी तो आखिर धक्का किसने मारा होगा या फिर उसका कत्ल किसने किया है इतनी बेरहमी से। अब पुलिस उसके कॉलेज जाती है। जो महिला रहती है बिमला उर्फ विनोदी के कॉलेज जाने के बाद उससे पूछताछ कॉलेज वालों से करती है। तो कॉलेज वाले बताते हैं कि अक्सर कई महीनों से वो किसी से फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बातें करती थी, पढ़ाई लिखाई में बच्चों को ध्यान नहीं देती थी। अब इधर पुलिस वाले शक करते हैं और उसकी पत्नी का कॉल डिटेल्स निकालते हैं। जब पत्नी का कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस का वो दिन, जिस दिन उस टीचर की मृत्यु हुई थी, हत्या की गई थी, उस दिन का कॉल डिटेल्स जब निकाला जाता है, यानी कि 2 से 3 दिनों बाद उसका दाह संस्कार करने के बाद पुलिस जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि उस दिन कई बार एक लड़के का फ़ोन आया हुआ था। अब पुलिस उस लड़के की कॉल डिटेल्स निकालती है, उसकी लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि वह जिम में रहता, जिम में काम करता। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसे पूछताछ करने लगती है। तो मनीष पहले कुछ नहीं बताता, लेकिन जब इधर बिमला को गिरफ्तार किया जाता है और बिमला से पूछताछ की जाती है तो बिमला भी इधर उधर की बातें करती। लेकिन पुलिस जब दोनों से घंटों घंटों भर बात करने की हकीकत जानना चाहती है तो दोनों टूट जाते हैं। और टूटने के बाद अब दोनों को पता था कि अब पुलिस कहीं ना कहीं पकड़ लेगी। अब इधर पुलिस जब पूछताछ करती है दोनों से कड़ाई से तो दोनों टूट जाते हैं। टूटने के बाद बिमला अब पूरी कहानी बताने लगती है। बिमला बताती है कि हम दोनों शादी करना चाहते थे, बीच में उसका पति बाधा बन रहा था और मैं मनीष को काफ़ी पसंद करती थी, मनीष भी मुझे काफ़ी पसंद करता था और तीनों बच्चों के साथ मुझे अपनाने को तैयार था। अब एक दिन वह प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत उसकी पत्नी बिमला बताती है कि उसका पति लाल रंग का हेलमेट लगा कर जाता है और तुम पीछे से कार एक्सीडेंट कर दो ताकि उसको किसी को शक भी ना हो
एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके नाम पर बीमा वगैरह भी है, एक्सीडेंटल बीमा भी मिलेगा, कई लाख रुपए मिल जाएंगे। अब इधर पुलिस जब ये हकीकत सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पति को मरवाकर दूसरे से शादी और फिर उसके नाम का बीमा हड़पना एक शिक्षिका पत्नी का काम तो नहीं हो सकता है, लेकिन वह शिक्षिका थी ही कहाँ। अब वह तो बदल चुकी थी, वह तो हवस की भूखी हो चुकी थी। अब इधर साथियों बिमला कई और खुलासे करती है। अब उस दिन की जब बात आती है जिस दिन कत्ल होता है, तो बताती है कि उस दिन मनीष का फ़ोन आया था। मनीष ने मुझे कहा उसका हेलमेट कहीं छुपा दो, वो हेलमेट लगा के नहीं जाएगा तो आसानी से उसे धक्का मारा जा सकता है और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन बिमला कहती है कि उसका पति अक्सर हेलमेट लगा कर जाता है, बिना हेलमेट के वो कहीं जाता नहीं है। यही वजह है कि वह पकड़े भी जाते हैं, कातिल पकड़े भी जाते हैं और हत्या का पूरा पूरा मामला दर्ज होता है। अब वो हेलमेट लगा कर जाता है और यह बोलेरो गाड़ी से अपने 5 साथियों के साथ पीछा करता है। पीछा करने के बाद धक्का मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती है। अब इधर आगे गाड़ी रोककर उसका अपहरण कर बोलेरो गाड़ी में बैठाते हैं और एक दोस्त उसकी बाइक को लेकर अध्यापक शुभमन के आगे आगे जाता है और ले जाकर एक जगह सुनसान जगह पर उसकी बाइक को सड़क के किनारे रखकर हेलमेट वगैरह वहीं रखकर उसके पूरे बॉडी पर चोट के निशान बनाते हैं और सर को पूरी तरह से ईंटों से कुचल देते हैं। कुचलने के बाद अब गाड़ी पर भी और उसके शरीर पर बोलेरो कार चढ़ा देते हैं ताकि मामला हत्या का लगे। और पहली नज़र में मामला बिल्कुल हत्या का नज़र आ रहा था, लेकिन पुलिस जब बारीकी से जांच पड़ताल करती है और जब उसका भाई काफ़ी दिमाग लगाता है तो उसे शक होता है कि यार एक व्यक्ति जब हेलमेट लगाकर उसे लॉक करता है तो इतना जल्दी खुल नहीं सकता है, और नया नया हेलमेट था तो इतना जल्दी खुल कैसे सकता है। यह मामला बिल्कुल हत्या का है। जिस तरह से चेहरे पर चोट के निशान, सर पे चोट के निशान, यह कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। अब जब पूरा मामला साथियों सामने आता है, सुर्खियों में आता है, तो लोग हैरान थे। अब केस चलने लगता है। अब इधर पुलिस 7 को गिरफ्तार करती है, एक मनीष और उसके 5 साथियों को, और दूसरा 7वां जो महिला रहती है बिमला को भी गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। अब साथियों करीब 3 से 4 साल केस चलता है। साल 2024 आ जाता है। जज साहब उसे 7 को 4,38,000 रुपये जुर्माना लगाते हैं और आजीवन कारावास सुना देते हैं। तभी अब घर वालों को लगता है कि बच्चे थे, पढ़ने लिखने वाले 6 बच्चे हैं, तो आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए। फिर से याचिका कोर्ट में दायर करते हैं, जिला कोर्ट में। जज साहब से अपील करते हैं कि जज साहब सज़ा को कम कर दिया जाए। बच्चे हैं, कई तरह का गलती कर बैठते हैं, लेकिन जज साहब कहते हैं कि एक गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, काफ़ी अनमोल होता है, और गुरु और शिष्य के रिश्ते को यूं बदनाम करना, सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ना, ये कहाँ की सच्चाई है और कहाँ की अच्छाई है। जज साहब कहते हैं कि पहले तो गुरु और शिष्य के रिश्ते को इन्होंने शर्मसार किया और अपने संबंधों को बनाने के लिए, खुद की ज़िंदगी गुजारने के लिए इन्होंने अपने पति और लड़का जो है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जिसमें से कुछ बालिग भी रहते हैं और 1-2 नाबालिग भी रहते हैं, मिलकर उसकी हत्या कर दी, एक व्यक्ति की हत्या कर दी, यह जानते हुए कि हत्या अपराध है। तो इनकी सज़ा कम कैसे की जा सकती है, माफ़ कैसे किया जा सकता है। अब जज साहब उस सज़ा को बरकरार रखते हैं। तो साथियों अब 7 को आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है। यह कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले निर्णय आया कि आजीवन कारावास की सज़ा बरकरार रहेगी और वो अब सलाखों के पीछे रहेंगे। जो महिला अपने हवस में भूखी थी, 3 बच्चों की माँ, एक अध्यापिका जिसने गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार किया, उस महिला को भी अब जेल रहेगी। अब जेल में ही वो अपने प्रेमी के साथ जेल में अब आजीवन कारावास की सज़ा काटेगी। साथियों ये थी आज की कहानी। कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है साथियों। तो अपना प्यार दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो शेयर भी करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।